गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने ड्राई फार्मिंग वाला चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। ड्राई फार्मिंग के बाद अपन आज हॉर्टिकल्चर जो अपनी ब्रांच है एग्रीकल्चर के अंदर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जेट एग्ज़ाम के अंदर हॉर्टिकल्चर में से 15 क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी लगभग ये 26 नंबर का मटेरियल है। इस पोर्शन में से बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही सरल है। यदि आप ध्यान से एक बार पढ़ोगे सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और इसकी लैंग्वेज है बहुत सरल लैंग्वेज है। बस थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूर आप कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। अपना सबसे पहला चैप्टर है यानी 12वीं की बुक का अपना 8वां चैप्टर है प्लांट प्रोपगेशन, पादप प्रवर्धन। अब देखो बच्चों, आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ा होगा। या अपन ये कह सकते हैं कि पादप जनन या प्रवर्धन, पादप जनन या प्रवर्धन किसी भी पौधे के अंदर सतत वृद्धि के लिए, या अपन ये कह सकते हैं किसी भी प्लांट का अपने ही जैसा कोई और नया प्लांट तैयार करना पादप प्रवर्धन या पादप जनन कहलाता है। किसी पौधे का अपने ही समान गुणों वाला एक और नया पादप तैयार करना प्लांट प्रोपगेशन, पादप प्रवर्धन या पादप जनन कहलाता है। अपने सिलेबस में साधारणतः पादपों के अंदर जनन है वो निम्न प्रकार का होता है। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है आजकल जो सबसे ज़्यादा उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। अपन इन सब के बारे में एक एक के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पादप जनन की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई होगी। किसी भी पौधे का अपने ही समान नए पादप तैयार करना या सतत वृद्धि या अपने ही समान गुणों वाले और नए प्लांट प्रिपेयर करना प्लांट रिप्रोडक्शन या प्लांट प्रोपगेशन कहलाता है। अब बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है? इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं वानस्पतिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, प्लांट लीफ हैं ये, सबसे पहले यदि अपन पढ़ें इनको, अपन आप 10th क्लास तक 11th क्लास तक इतना पढ़ के आए हो। ये रूट हैं, लीफ, स्टेम। तो ये जितना भी भाग है ये किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। ये किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। जबकि ये जो पार्ट है इसको अपन पॉड बोल सकते हैं। लगभग लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पॉड बोला जाता है। इसके अंदर जो बने हुए हैं इनको अपन सीड नाम देंगे। यानी किसी भी पौधे के बीज से कोई नया पौधा तैयार किया जाता है वो लैंगिक जनन है।
यानी किसी भी पौधे के लैंगिक भाग से तैयार नया पादप लैंगिक जनन कहलाता है, और किसी भी पादप के वानस्पतिक भाग से वेजिटेटिव पार्ट से तैयार किया गया पौधा अलैंगिक जनन कहलाता है या वानस्पतिक जनन कहलाता है। क्लियर? किसी भी प्लांट के बीज से नया तैयार पादप और इस विधि को अपन लैंगिक जनन कहते हैं, और किसी भी वानस्पतिक भाग से तैयार पादप होता है उसको अपन अलैंगिक जनन विधि के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, इनके अंदर यदि अपन अंतर पढ़ें कि लैंगिक जनन के लाभ, सबसे पहले यदि अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लें, लैंगिक जनन के लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ तो है कि नई किस्म तैयार की जा सकती हैं। नई किस्में तैयार की जा सकती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नई वेराइटीज तैयार करना पॉसिबल नहीं है। लैंगिक जनन में नई वेराइटी प्रिपेयर की जा सकती हैं। नंबर सेकंड की यदि अपन बात करें, एधा कोशिका, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी कैम्बियम कोशिकाएं अंगूठे के आकार में नहीं होती, रिंग शेप में नहीं होती, और जो रिंग शेप में नहीं होती उनके अंदर साधारणतः वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, उनमें केवल बीज द्वारा ही नया पादप तैयार होता है। जैसे अपन पढ़ सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं पपीता, तो पपीता में है वो बीज द्वारा ही पादप तैयार होता है। नंबर 3 की यदि अपन बात करें, तो पहला तो हो गया कि नई किस्में तैयार की जा सकती हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनके अंदर जिनकी कोशिका जो कैम्बियम कोशिकाएं, एदा कोशिकाएं रिंग शेप में नहीं होती हैं, उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है, तो इनमें अपन बीज से ही नया पादप तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सरल विधि है एकदम से। बस बीज को मृदा के अंदर लगाना है, पौधा तैयार हो गया, इसमें कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 पर अपन ये कह सकते हैं कि सरल के साथ साथ बच्चों ये सस्ती भी है। इसके साथ साथ इसके जो पौधे हैं, इस विधि से तैयार किए गए पौधे हैं वो दीर्घ आयु के होते हैं, उनकी उम्र अच्छी होती है। इसके साथ साथ वो पौधे मजबूत भी होते हैं। इस विधि से तैयार किए, यह सरल विधि है, सस्ती विधि है, इस विधि से तैयार किए गए पौधे मजबूत होते हैं, इसके साथ साथ दीर्घ आयु भी होते हैं। अब बच्चों इसकी यदि अपन हानियां पढ़ें, डिसएडवांटेज यदि अपन पढ़ें, एडवांटेज में अपने क्या पढ़ा कि न्यू वैरायटी है वो इस मेथड से प्रिपेयर की जा सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसे पपाया है, एकदम से सिंपल मेथड है, इसके साथ साथ सस्ती है, इससे प्रिपेयर प्लांट्स की एज अधिक होती है, और इसके साथ साथ प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज में यदि अपन पढ़ें तो आनुवंशिक गुण कम हो जाते हैं। आनुवंशिक गुण कैसे कम हो जाते हैं? अपने सीड वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो मूल केंद्रक बीज होता है उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जो प्रजनन बीज है उसकी 100%, आधार बीज की 98%, प्रमाणित बीज की 95%। तो अब जैसे बीज की जो
आनुवांशिक शुद्धता थी वो घटती जा रही है। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ अपन प्रमाणित बीज से कोई नया पादप तैयार था और उसके बीज काम में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्योरिटी घट करके 95 से कम ही हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर है वो आनुवांशिक शुद्धता कम हो जाती है। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब है कि जो उस फल की जो गुणवत्ता थी, फलों का जो स्वाद था वो नहीं रहेगा, या प्योरिटी वो कम हो जाएगी। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि उन पौधों में संभव नहीं है जिनमें बीज नहीं पाए जाते। भाई जिनके अंदर बीज नहीं होते उनसे कैसे प्रोपेगेशन की जा सकती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि केला, नंबर 3 पर यदि अपन बात करें तो फलन में समय अधिक, फलन में समय अधिक लगता है। मान लीजिए अपन आम का पौधा इस विधि से तैयार करें, अपन आम का बीज लगा दें तो बीज लगाने के लगभग 3.5 या 4 साल के बाद फल बनेगा। जबकि अपन वेजिटेटिव मेथड से प्लांट तैयार करें उसमें कम उम्र में, क्योंकि लगभग 12 महीने का प्लांट तो अपन प्रिपेयर ही करते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कम समय लगता है। तो लैंगिक जनन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज में यदि अपन पढ़ें तो नई वैरायटी प्रिपेयर इसी मेथड से की जा सकती है। जिन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं उनमें इससे पॉसिबल है। एकदम से सिंपल मेथड है, सस्ती पड़ती है, प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं और एज उनकी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज में यदि अपन बात करें तो जेनेटिक प्योरिटी घट जाती है और ऐसे प्लांट्स जो सीडलेस होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते उनके अंदर नया प्लांट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता और फलन में अधिक समय लगता है। उसके बाद यदि अपन बच्चों बात करें वेजिटेटिव या वानस्पतिक परिवर्तन के लाभ और हानियों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन इसके एडवांटेज पढ़ते हैं, लाभ पढ़ते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि बीज रहित पादप जो सीडलेस प्लांट हैं उनमें इस विधि से प्रवर्धन किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें कि केला है, केले में बीज नहीं होते, तो ये विधि क्या करती है, सकर्ष के द्वारा, सकर्ष द्वारा इसमें प्रवर्धन संभव है। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो आनुवांशिक शुद्धता। यदि अपन ने प्रमाणित पौधे से या आधार पौधे से जो किसी शाखा का चयन करके नए क्षेत्र में लगाया है तो उसकी आनुवांशिक शुद्धता जितनी आधार की या प्रमाणित की थी उतनी ही बनी रहेगी, तो आनुवांशिक शुद्धता कम नहीं होती। नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो फलन के अंदर समय कम लगता है। लगभग इस विधि से तैयार पादप हैं 1.5 साल या 12 महीने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चों यदि अपन इसकी हानियां पढ़ें तो हानियों में नंबर 1, इस विधि से नई किस्म तैयार नहीं की जा सकती। यहाँ उल्टा हो जाएगा, उसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, है ना। इस विधि से नई किस्म नहीं तैयार की जा सकती। दूसरा, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये विधि संभव नहीं है, जैसे अपन ने पढ़ा केरी का पपाया या पपीता में ये विधि संभव नहीं है। उसके बाद नंबर 3 की यदि अपन बात करें, इस विधि में पौधे हैं वो अधिक वानस्पतिक कटाई छटाई होने की वजह से उनकी एज कम हो जाती है, तो एक तो दीर्घायु नहीं होते, इसके साथ साथ इस विधि के अंदर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर कोई नहीं कर सकता, बीज तो हर कोई लगा देता है, मर्दा में अपन बोलते हैं बीज लगा दिया, जबकि इसके अंदर तकनीकी ज्ञान जो व्यक्ति प्रवीण होता है, जिसको अनुभव होता है, वही इस प्रकार की ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग विधि है वो कर सकता है। इसके साथ साथ इस विधि से तैयार जो पादप हैं वो सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, तो जब वातावरण के विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको कम सहन कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ये यहाँ तक अच्छी तरह दोनों के लाभ और हानियां आपको समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन जो है उसको, वो अपने सिलेबस के अंदर डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। अलैंगिक जनन की पूरी विधियां अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कटिंग, उसके बाद अपन लेयरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कटिंग का मतलब होता है या कलम लगाना।
कलम लगाना या कटिंग का मतलब होता है किसी भी पादप के वानस्पतिक भाग को, बीज को छोड़ करके, है ना, किसी भी पादप के वानस्पतिक भाग, जड़, तना या पत्ती को उस पादप से अलग करके, यानी मूल पादप से अलग करके, यानी अपन डिवीजन पढ़ने वाले हैं, मूल पादप से अलग करके अनुकूल वातावरण में रखने के पश्चात उससे एक नया पादप तैयार करना कलम रोपण या कटिंग कहलाता है। दूसरा अपन लेयरिंग पढ़ेंगे, दाब कलम विधि। दाब कलम विधि में अपन पढ़ेंगे कि मूल पादप से किसी भी शाखा या किसी भी भाग को अलग किए बिना उसके ऊपर जड़ें विकसित करवा करके अनुकूल वातावरण में एक नया पादप तैयार करना लेयरिंग या दाब कलम कहलाता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कलिकायन और उपरोपण। मूल वृंत के ऊपर कलिका का प्रतिरोपण करके, मूल वृंत के ऊपर कलिका का प्रतिरोपण करके तैयार किया गया पादप कलिका या कलिकायन कहलाता है। और मूल वृंत के ऊपर किसी छाल या ग्राफ का उपयोग करके तैयार की जाने वाली नए पादपों की विधि को अपन ग्राफ्टिंग या उपरोपण के नाम से जानते हैं। आज अपन केवल इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं कलम रोपण या कलम कैसे तैयार की जाती है। धन्यवाद।